लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा यूनिट ऑफ केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। मुझे एक रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए हुए और मुझसे बोला हुआ है कि आप बताएं कि इसका केसी यूनिट क्या होगा। वैसे केसी यूनिट जो है मोल पर डीएम क्यूब होता है। अब मुझे जो है केसी यूनिट इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रोडक्ट लिख ली। प्रोडक्ट में मेरे पास एच आई का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर होता है वो क्या पावर होती है, क्या बन जाते हैं, उसका स्क्वायर आ जाता है जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो यहाँ पर ये एच आई इसका स्क्वायर बन गया। एच आई किसके बराबर, अब देखें यहाँ पर तो यूनिट निकालने के लिए मोल पर डीएम क्यूब में रख लूंगी। ऊपर लिख लिया मैंने मोल पर डीएम क्यूब, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। देखें यहाँ पर HI2 की मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो H का मोल पर डीएम क्यूब और I का भी मोल पर डीएम क्यूब, जब दोनों को प्लस कर लूंगी तो मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर यहाँ पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मोल पर डीएम क्यूब से मोल पर डीएम क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर और मोल पर डीएम क्यूब दोनों कंसेंट्रेशन का, तो डीएम क्यूब का स्क्वायर मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोई यूनिट नहीं आएगा इस रिएक्शन का। सेकेंड एमसीक्यूज पे आते हैं। इफ एन AgCl सॉल्यूशन सम सॉल्ट ऑफ NaCl इज एडेड, AgCl विल बी प्रिसिपिटेटेड ड्यू टू। जब मैं AgCl सॉल्यूशन में कुछ सॉल्ट जो है NaCl का डालूंगी तो ये मुझे कौन से रिएक्शन मिलेगा, इसमें सॉल्युबिलिटी मिलेगी, इलेक्ट्रोलाइट या अनसैचुरेशन इफेक्ट मिलेगा, या फिर कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग को कॉमन आयन इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जब दो एक जैसे मॉलिक्यूल आ जाते हैं, Cl एक जैसे आ गए, तो यहाँ पर क्या हमें एक इफेक्ट मिलेगा, कॉमन आयन इफेक्ट मिलेगा। फिर आ जाते हैं थर्ड एमसीक्यू पे। फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज रिवर्सिबल। जो हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन है वो क्या है, रिवर्सिबल है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। व्हाट विल बी हैपन ऑन कूलिंग। जब मैं उसको कूल करूंगी तो क्या होगा, जब हम NH3 को कूल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, मोर रिएक्टेंट विल फॉर्म। रिएक्टेंट तो फॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर आ जाते हैं मोर, सेकंड ऑप्शन है मोर नाइट्रोजन विल फॉर्म। ना ही कोई एक चीज ज्यादा बन सकती है, ठीक है। यहाँ पर फिर है मोर हाइड्रोजन विल बी फॉर्म, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है मोर प्रोडक्ट NH3 विल बी फॉर्म। जब NH3 का फॉर्मेशन ऑफ NH3 एक रिवर्सिबल और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से जब मैं उसको कूलिंग करूंगी ना तो वो क्या होगा, मुझे मोर प्रोडक्ट देगा। फिर आ जाते हैं फोर्थ एमसीक्यूज पे। फोर्थ एमसीक्यूज है, अ बफर सॉल्यूशन दैट विच रेजिस्ट द चेंज। बफर सॉल्यूशन क्या चेंज रेजिस्ट, कौन सी चीज हमारे पास रेजिस्ट करती है इनमें से चेंज लाने पर, वो है पीएच। पीएच जो है रेजिस्ट करती बफर सॉल्यूशन को चेंज लाने पर। फिर आ जाते हैं फिफ्थ एमसीक्यूज पे। फिफ्थ एमसीक्यूज है हमारा, द केमिकल सब्सटेंस वे डिजोल्व इन वाटर इट गिव्स H प्लस आइन। तो यहाँ पर ये तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो चीज वाटर में डिजोल्व करवाने पर H आइन दे दे वो क्या कहलाती है हमारे पास, एसिड। अब यहाँ पर जो है एक और ऑप्शन बेस का भी है। तो बेस कब होती है, जब केमिकल सब्सटेंस डिसॉल्व होने पर OH आयन दे दे तो वो कहलाता है हमारा बेस। फिर आ जाते हैं द पीएच ऑफ आवर ब्लड। हमारे ब्लड की पीएच क्या होती है, हमारे ब्लड की पीएच, ये जो पीएच वगैरह होती है ये आप लोगों को MD कैट के लिए, ई कैट के लिए याद करनी पड़ती है। तो हमारे पास पीएच जो होती है वो होती है 7.35 टू 7.4। फिर आ जाते हैं हम लोग सेवेंथ एमसीक्यूज पे। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन ऑफ 2HF plus H2F2 is 10 exponent minus 3 at 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। मुझे क्या करना है, Kp कैलकुलेट करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग के पास उधर क्या दी हुई थी, Kc की वैल्यू 1 एक्सपोनेंट माइनस 13 दी हुई थी। R की वैल्यू हमें पता है, R जो है गैस कांस्टेंट है तो 0.8206। और यहाँ पर टेम्परेचर हम लोगों को डिग्री सेंटीग्रेड में उधर दिया हुआ था 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हमने उसको चेंज कर लिया प्लस 273 करके, तो केल्विन में हमारे पास चेंज हो गया। यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, जब हमने 273 प्लस किया तो उसमें आ गया 2273 केल्विन आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 1। तो हमारे पास जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Kp की वैल्यू आ जाएगी। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है। यहाँ पर जो हमारे पास एक्सपोनेंट माइनस 11 वाला ऑप्शन है ये राइट है, क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया था, हमारे पास यही आंसर आ रहा है। फिर आ जाते हैं हमारे पास एमसीक्यूज है। व्हाट विल बी द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH व्हेन अ कंसंट्रेशन ऑफ एक्सपोनेंट माइनस 3 मोलर। मुझसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है पीएच बतानी है मुझे, मुझे मोल कंसंट्रेशन दी हुई है। तो पीएच का फॉर्मूला होता है हमारे पास, बतानी थी। हम लोगों ने पिछले एमसीक्यूज में देखा था, हमें NaOH दिया हुआ था और हमें उसकी पीओएच बतानी थी। तो पीएच बतानी थी। तो
अब जब हम लोगों को बेस दी हुई है, बेस तो अपना OH आयन में डिसोसिएट होती है, तो हम लोग सबसे पहले OH आयन की POH निकालेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू में पुट करके क्या निकाल लेंगे, pH निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मुझे पता है एक्सपोनेंट -3 जो है लॉग एक्सपोनेंट -3 3 के बराबर होता है। अगर लॉग जो है एक्सपोनेंट -1 होता है तो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर लॉग एक्सपोनेंट -3 था, तो मैंने हमारे पास लॉग क्या आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पर मैंने इस वाले फॉर्मूले में pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 इसको अरेंज कर लिया। pH इसके बराबर है 14 - 3 के, तो pH मेरे पास कितनी आ गई, 11। तो हम लोग ऑप्शन पे देख लेते हैं हम लोग के पास 11 ऑप्शन है या नहीं। यहाँ पर हम लोग का जो राइट ऑप्शन है वो है 11। अभी हमने देखा कि pH कितनी आ रही थी, तो यहाँ पर हम लोग के पास कंसंट्रेशन जब हम लोग के पास 1 एक्सपोनेंट -3 थी, तो हमारे पास जो है pH 11 आ रही है। फिर आते हैं 9th MCQ पे, हमारे पास है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। जब हम लोग के पास नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड किसमें ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। दिस रिएक्शन इज गिवन एज, इस तरीके से, जैसे यहाँ पर हम लोग के पास नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड किसमें ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक ये रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट है, रूम टेम्परेचर पे होता है, किसी हाई टेम्परेचर पे। रिएक्शन जो है हम लोग का मस्ट बी कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर। क्यों लो टेम्परेचर पे हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो है ये रिएक्शन करते हैं, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, ये जो है एक इसके एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब अगर मैं इसको हाई टेम्परेचर दूंगी तो ये अनवांटेड प्रोडक्ट्स बनाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन हमारे पास खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक हमारे पास प्रेसिपिटेशन अकर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कंसंट्रेशन इज, क्या बोल रहे हैं हम लोगों को, प्रेसिपिटेशन कब अकर होती है, प्रोडक्ट में आयोनिक कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जो है जब ग्रेटर देन Ksp होता है, Ksp से जब प्रोडक्ट सोलिबिलिटी प्रोडक्ट बढ़ जाती है, तब जाके मेरे पास क्या होती है, प्रेसिपिटेशन अकर होती है। ये बाकी सारे ऑप्शन लेस देन Ksp जो है लेस देन Ksp पर, अच्छा लेस देन Ksp पे क्यों नहीं होता, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होने की वजह से जो है लेस देन Ksp पे नहीं होता। फिर आ जाते हैं हम लोग 25 MCQs पे, Kp इज इक्वल Kc इज इक्वल RT इन द इक्वेशन डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 देन, क्या पूछ रहे हैं मुझसे, देखें हम अब फर्स्ट ऑफ के 25 MCQs था हमारे पास, Kp इज इक्वल Kc RT इन द इक्वेशन इफ डेल्टा एन लेस देन 0। हम लोग के पास बोला हुआ है कि जब डेल्टा एन लेस देन 0 होगा तो क्या कंडीशन हमारे पास हो सकती है, Kp इज इक्वल टू Kc बराबर हो सकता है उस डेल्टा एन लेस देन 0 पर। तो Kp और Kc जब बराबर होते हैं, जब हमारे पास रिएक्शन किस पर होता है, इक्विलिब्रियम पर। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर तो नहीं है। फिर आ जाता है हमारे पास Kp लेस देन Kc। जब Kp लेस देन Kc होता है ना, तब हमारे पास ये जो है डेल्टा एन लेस देन जब 0 होता है तो Kp जो है लेस देन Kc होता है। फिर आ जाते हैं हम लोग के पास सी और डी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, सी हम लोग का जो है Kp ग्रेटर देन Kc। कब हमारे पास Kp ग्रेटर देन Kc हो सकता है, जब हमारा रिएक्शन जो है इन इक्विलिब्रियम पर ना हो, या तो रिएक्टेंट ज्यादा फेवरेबल और या तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बन रही हो, तो यहाँ पर जो है Kp ग्रेटर देन Kc होती है, या नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा हो, तो यहाँ पर जो है हमारे पास Kp ग्रेटर देन Kc होता है। फिर आ जाता है Kp लेस देन 0। Kp कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता इस केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में, क्योंकि जो है हमारे पास यहाँ पर हम लोग के पास ऐसे रिएक्शंस ही नहीं होते जिसमें Kp लेस देन 0 हो। फिर आ जाते हैं हम लोग के पास, तो हम लोग का जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी, Kp लेस देन Kc। जब नंबर ऑफ मोल्स लेस देन 0 होंगे तो हमारे पास जो है Kp लेस देन Kc होगा। फिर आ जाते हैं pK वैल्यूज ऑफ सम एसिड आर गिवन बिलो, चूज द वीकर एसिड। मुझे क्या बताना है, वीकर एसिड को बताना है। यहाँ पर जो है हम लोगों को HClO4 -10 HBr -10 H2SO4 -3 HCl -7। अब यहाँ पर मुझे पीके वैल्यू से अंदाजा लगाना है, तो मैं केमिकल को नहीं देखती हूँ, मैं क्या करती हूँ, पीके वैल्यू देखती हूँ। H2SO यहाँ पर HClO4 -10 जो है -10 पर जो चली जाती है पीके, तो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। और HBr -9, अब जब पीके हमारे पास -9 होती है तब भी हमारे पास स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, और -7 जब पीके होती है तो न्यूट्रल होता है। वीकर एसिड हमारे पास जब होता है जब हमारे पास पीके वैल्यू -3 होती है, तो H2SO4 राइट ऑप्शन है। H2SO4 वैसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, पर यहाँ पर हमें पीके वैल्यूज के जरिए बताना था, तो पीके वैल्यू जो है -3 दी हुई थी, तो H2SO4 सी ऑप्शन मैंने इसकी पीके वैल्यू की वजह से सिलेक्ट किया। फिर आ जाते हैं
अगर आप लोग के पास ऐसा कोई एमसीक्यूज आता है, पीके वैल्यू बोला हुआ तो आप पीके वैल्यू देखेंगे, आप एसिड को नहीं देखेंगे। H2SO4 एक स्ट्रॉन्गर एसिड है क्योंकि। फिर आ जाते हैं 27 एमसीक्यूज पे। कंसीडर द रिवर्सिबल रिएक्शन N2 प्लस 2NH3 प्लस हीट। जब मैं इसको हीट दूंगी, द यील्ड ऑफ NH3 विल बी मैक्सिमम एट। मेरे पास कब जो है NH3 की यील्ड मैक्सिमम होगी। मेरे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे। तो मैंने ये रिएक्शन पढ़ा था कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे ये काम नहीं होता। फिर आ जाते हैं हम लोग NH3 का जो है हमारे पास जो काम होता है वो होता है हमारे पास लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर। लो टेम्परेचर एंड हाई, हम लोग के पास जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, तो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे भी काम नहीं होता NH3 का। हम लोग को हीट देनी पड़ रही है तो हम लोग को ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम के लिए हमें प्रेशर भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर पर भी नहीं करते क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से ये अनफेवरेबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना लेती है जिसकी जो हमें नहीं चाहिए होती, तो इसलिए हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलती इससे। तो हम लोग जो है और इसको हीट देते हैं वो देते हैं लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे पास यील्ड मैक्सिमम हो। फिर आ जाते हैं आइस एंड वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन। मेरे पास बोल रहे हैं आइस और वाटर है इक्विलिब्रियम में आमने सामने बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। अगर मैं जो है इसका प्रेशर इंक्रीज कर दूं तो क्या शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, तो इक्विलिब्रियम मेरे पास जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम 29 एमसीक्यूज है हमारे पास। फॉर एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन 2SO2 प्लस ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये जो मेरा रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है, मुझे पूछा हुआ है और मुझे बोला हुआ है द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन टुवर्ड लेफ्ट बिकॉज, बोल रहे हैं वैसे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ये शिफ्ट इसका इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट पोजीशन जो है टुवर्ड लेफ्ट, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन लेफ्ट पर चल जाए, किस वजह से जाएगी, तो मुझे इसकी वजह बतानी है। मेरे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मुझे दिया हुआ है द कंसंट्रेशन ऑफ SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर जो है मैं यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं सल्फर ऑक्साइड की और सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और इन सब का टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो तब मेरे पास जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन लेफ्ट की तरफ जाएगी, या फिर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, अगर मैं जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं और जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मेरे पास क्या डिक्रीज हो जाएगी। तो ये ऑप्शन जो है मेरा राइट है। इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, और जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो स्पेशली, तो यहाँ पर ये होता है कि जब रिएक्टेंट की होती है ना तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मेरे पास क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो मेरा जो ये राइट ऑप्शन है वो है बी। फिर आ जाते हैं हम लोग फिर 30 एमसीक्यूज है मेरे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज ग्रेटर केपी देन केसी। कब जो है केपी ग्रेटर देन केसी होगा हम लोग के पास, कौन से रिएक्शन में होगा, तो यहाँ पर जो है हमारे पास जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही होगी ना तब हमारे पास ये आएगा केपी ग्रेटर देन केसी, और ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं ऊपर कब जो है केपी ग्रेटर देन केसी होगा। फिर आ जाता है हमारे पास 31 एमसीक्यू से द इक्वेशन N2 प्लस 3H2 2NH3 रिप्रेजेंट। ये कौन सा प्रोसेस है, तो ये हमारा हैबर-बॉश प्रोसेस है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस तो सल्फर का होता है। अमोनिया ये सॉल्वेंट प्रोसेस हमारे पास अमोनिया का होता है। एवोगाड्रो लॉ तो आपको पता है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो यहाँ पर हैबर-बॉश प्रोसेस जो है हम लोग का राइट ऑप्शन है, उसमें हम डिस्कस करते ही हैं। फिर आ जाते हैं फॉर अ गैसेस फेज रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। बोल रहे हैं गैसेस फेज रिएक्शन में कब जो है मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, कौन सी पोजीशन पर जो है मेरे पास नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मुझे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पर द वैल्यू ऑफ Kn एंड Kc आर डिफरेंट। Kn हमारे पास कुछ होता ही नहीं और Kc जो है उनकी वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगी तब आएगा नंबर, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो राइट नहीं है। फिर आ जाते हैं हमारे पास द वैल्यू ऑफ Kc इज ग्रेटर देन Kc। बोल रहे हैं कि Kc की वैल्यू Kc से ही बढ़ जाए,
तो ऐसा जो है रिएक्शंस में अभी हमने पढ़ा, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा था हमारे पास। फिर आ जाते हैं द वैल्यू ऑफ Kp इज ग्रेटर देन Kc। क्या Kp की वैल्यू Kc से बढ़ जाएगी तब जो है हमारे पास फॉर गैसियस फेज रिएक्शन में हमारे पास जो है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल हो जाएंगे? नहीं, ये हमने पढ़ा था। Kp इज ग्रेटर देन Kc में क्या कंडीशन होती है, और वहां पर जो है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है और नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं होते। तो यहाँ पर वहां नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास बढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं डी ऑप्शन पे, द वैल्यू ऑफ Kp एंड Kc आर द सेम। तो क्या यहाँ पर जो है Kp और Kc की वैल्यू जब सेम जब होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं 33 एमसीक्यूज पे, प्यूरिफिकेशन ऑफ टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड बाय पासिंग HCl गैस। बोल रहे हैं सोडियम क्लोराइड में से मैंने HCl गैस को पास किया थ्रू सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन। थ्रू किसके जरिए? सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन के जरिए। ये किसकी एग्जाम्पल है मेरे पास? तो यहाँ पर जो है ये मेरे पास जो एग्जाम्पल है, मुझे जो है कितने ऑप्शन दिए हुए? मुझे 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला है मेरा लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन मुझसे लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन कहता है कि हमारे पास जो है प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाए स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, तब लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन होता है। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है पास हो रहा है HCl से थ्रू सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये किसी एग्जाम्पल है। और हेजल्स लॉ हमें क्या बताता है? स्टेट बताता है। स्टेट में जो है इनिशियल और फाइनल बताता है रिएक्शन का। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो है हम लोग के पास थर्ड ऑप्शन है कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट कौन देता है? अब यहाँ पर वो चीज देती है जो आयोनिक, जैसे हमारे पास आयंस वगैरह वाली चीजें, जैसे NaCl जो है हमारा आयंस में ब्रेक होता है, तो यही हमें क्या देता है? सॉल्ट वगैरह क्या देते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट देते हैं। ठीक है, फिर आज थर्ड ऑप्शन है हमारा हेनरीज लॉ। ये हमारे पास ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? हेनरीज लॉ क्या होता है? हेनरीज लॉ हमें बोलता है कि जो है कितने अमाउंट ऑफ गैस जो है डिजोल्व हो रही है लिक्विड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास Kp के, और टेम्परेचर उसमें हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पर सॉल्ट की बात हो रही है। सॉल्ट जो है हमारे आयोनिक इफेक्ट देते हैं, और यहाँ पर जो है सॉल्ट था तो पहले ही हम लोग समझ गए कि यहाँ पर कौन सा इफेक्ट है, कॉमन आयन इफेक्ट की बात हो रही होगी। लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन, हेजेस लॉ और हेनरीज लॉ को भी हमने डिस्कस कर लिया। अगर हमारे पास इससे रिलेटेड कहीं MCQs आता है तो हम उसको भी देख सकते हैं। फिर आता है 34 MCQs पे, हमारे पास है H2 + I2, मतलब हाइड्रोजन और आयोडीन दिया हुआ है और 2Hi है। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के जो है हम लोग Kp और Kc के दरमियान का मुझे रिएक्शन बताना है। तो यहाँ पर मुझे दिए हुए A B C और D ऑप्शन दिया हुआ है। Kp इज इक्वल Kc अपॉन RT, ये ऑप्शन दिया हुआ है। Kp इज इक्वल टू Kc। जब ये रिएक्शन है, यहाँ पर Kp जो है क्या हो रहे हैं, 1 मोल इधर है 1 मोल इधर है और 2 मोल्स प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है? बराबर है। तो Kp और Kc क्या होंगे? बराबर होंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग के पास ये ऑप्शन, तो फिर सारे ही खत्म ही हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू लीची एटलर्स प्रिंसिपल्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय। मुझसे बोल रहे हैं लीच एटलर प्रिंसिपल जो होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, उनको किस चीज पर फेवर्ड किया जाता है? इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन टेम्परेचर, या ऑल ऑफ दीज। तो हम लोग जो है लीच एटलर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो लीच एटलर प्रिंसिपल के जो रिएक्शंस को फेवर करते हैं, तो वो हम लोग करते हैं इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ाने पर ये क्या करता है हमारे पास? लीच एटलर प्रिंसिपल हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर कब करते हैं? जब हम लोग वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, तब ये क्या करते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करते हैं। फिर आ जाते हैं 36 MCQs पे। 36 MCQs है हमारा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज रिटन एज रेशियो ऑफ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे लिखते हैं? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास होता क्या है? यहाँ पर जो है हम कैसे लिखते हैं कि इक्विलिब्रियम को प्रोडक्ट टाइम्स रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम में हम लोग उसका टाइम भी नोट कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है 37 MCQs में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया हैबर-बॉश प्रोसेस इज एन। हैबर-बॉश प्रोसेस का जो हमारे पास एग्जाम्पल है, वो हमारे पास कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक है, इरिवर्सिबल है, या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? तो यहाँ पर हम लोगों का जो है अमोनिया बाय हैबर-बॉश प्रोसेस, तो अमोनिया हैबर-बॉश प्रोसेस का जो है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। फिर आ जाते हैं 38 MCQs पे। 38 MCQs है, द डिक्रीज इन solubility of the salt in a solution that already contains anion common to the salt is known as। मुझसे बोल रहे हैं कि अगर मैं solubility of salt
एक सॉल्यूशन में डाल के डिक्रीज कर दूं दैट ऑलरेडी कंटेन्स एनाइन, वो पहले से क्या कंटेन करता है, एनाइन कॉमन, सही है ना, कॉमन आइन है उसके अंदर। अब जो है टू दैट सॉल्ट इज नॉन एज, उस सॉल्ट को क्या बोलेंगे, मुझसे बोला हुआ है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इन अ सॉल्यूशन, क्या करूं सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट को सॉल्युबल कर दूं दैट ऑलरेडी पहले ही वो क्या कर रहा था, सॉल्यूशन मेरा एनाइन कंटेन कर रहा था, कॉमन टू दी सॉल्ट। तो हमारे पास कॉमन इसमें क्या होगा, डी चैटलियर प्रिंसिपल होगा, सॉल्युबिलिटी कॉमन आइन इफेक्ट आएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, या फिर मेरा जो है KSP राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का जब सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है और ऑलरेडी कंटेन है एनाइन कॉमन टू दैट सॉल्ट, तो यहाँ पर जो है हमारे पास जब सॉल्युबिलिटी की बात हो रही होती है तो यहाँ पर हम लोग के पास ऐसे ही रिएक्शंस होते हैं, हम जो है एनाइन जो कंटेन कर रहे होते हैं उसके अंदर और सॉल्ट को सॉल्युबल कर देते हैं। फिर आ जाते हैं द प्रेसिपिटेशन अकर व्हेन द कंसंट्रेशन इज, प्रेसिपिटेशन कब अकर होती है यहाँ पर, तो जब KSP से बढ़ जाए, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बढ़ जाए तो क्या बन जाती है मेरे पास, प्रेसिपिटेशन कंसंट्रेशन। 40 MCQs है, वन कैन एस्टिमेट द डायरेक्शन इन विच इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट विद द हेल्प ऑफ, मैं जो है डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम बता सकती हूँ किसके लॉ के जरिए, ली चैटलर्स प्रिंसिपल के जरिए, हेजेस लॉ के जरिए, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन के जरिए, या लॉ ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन के जरिए। तो यहाँ पर जो है मुझे पता है कि हेजेस लॉ तो इनिशियल फाइनल स्टेट बताता है, लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन भी पता है, हीट की जो है हम लोग फॉर्मेशन देखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ रिएक्टेंट ओवर प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जरिए, तो यहाँ पर जो है ली चैटलियर प्रिंसिपल है जो हमें बताता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर या प्रेशर या वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फिर आ जाता है 41 MCQs पे, फॉर द केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन है हमारे पास ये दिया हुआ N2+3H2 2NH3 प्लस हीट, इससे क्या होगा, वी कैन मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ NH3, किस जगह पर हम लोगों को जो है, किस पॉइंट पर जब हम लोग के पास मैक्सिमम यील्ड NH3 की हमारे पास अमोनिया की आ सकती है। तो हम लोगों को जो है कितने ऑप्शन, वही ऑप्शन दिए हुए हमारे पास जो है ए ऑप्शन है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से, तो मैंने इस MCQs को शायद पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, और प्रोडक्ट भी बन सकती हैं मेरे पास, लेकिन अच्छा। फिर आ जाते हैं हम लोग बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज कर दूं, प्रेशर को डिक्रीज कर दूंगी तो मेरे पास मैक्सिमम यील्ड नहीं आएगी। फिर आ जाते हैं सी ऑप्शन पे, बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल, अगर मैं वॉल्यूम ही बढ़ा दूं, वॉल्यूम बढ़ाने से जो है मेरा पास टाइम भी बढ़ जाएगा, तो मैक्सिमम यील्ड तो नहीं आएगी मेरे पास, मेरे मुझे और प्रोडक्ट डालनी पड़ेगी, तो मेरा तो और इंडस्ट्री लगा के नुकसान ही होगा ये काम करके। तो फिर आ जाते हैं डी ऑप्शन पे, बाय कंटिन्यूस विड्रॉल ऑफ अमोनिया आफ्टर इंटरवल इंक्रीजिंग प्रेशर एंड कंटिन्यूस, क्या बोल रहे हैं, तो मेरा जो डी ऑप्शन है वो बोल रहे हैं बाय कंटिन्यूस विड्रॉल ऑफ अमोनिया, में क्या करूं, रिएक्शन एक टाइम इंटरवल के बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट को निकालती रहूं और प्रेशर को बढ़ाती रहूं, तो मेरे पास और कंटिन्यूस उसको निकालती रहूं, तो मेरे पास क्या होगा, मैक्सिमम यील्ड आ जाएगी 2NH2 की। फिर आ जाते हैं द हाई प्रेशर ऑफ 200 ATM इन हैबर-बोश प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, अगर जो है मैं प्रेशर 200 ATM प्रेशर यूज कर रही हूँ हैबर-बोश प्रोसेस में, तो मेरे पास क्या होगा, बेटर यील्ड आएगी या फिर लोअर यील्ड आएगी, लोअर रेट आएगा या कॉस्ट डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो है जब मैं इतना प्रेशर बढ़ा दूंगी हैबर-बोश प्रोसेस में, तो मेरे पास जो है क्या आएगी, बेटर यील्ड आएगी। फिर आ जाते हैं 43 MCQs पे, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन्ड अर्लियर, किस जो है फैक्टर के जरिए, इक्विलिब्रियम फैक्टर के जरिए जो है मैं प्रोडक्ट को जल्दी हासिल कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ाने से, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ और टेम्परेचर बढ़ाने से मेरा जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया तो मेरा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर तो मैं नहीं बढ़ा सकती, या प्रोडक्ट ही जो मैंने डाली है वो डैमेज हो जाए, या प्रेशर बढ़ा दूं, प्रेशर बढ़ाने से भी यही हो सकता है कि मेरी प्रोडक्ट जो है, प्रेशर जो है प्रोडक्ट को जो है जल्दी कर दे एक टाइम तक, और रिएक्शन को जो है और दूसरी प्रोडक्ट भी बना दे प्रेशर की वजह से, कुछ ज़्यादा ही प्रेशर मिल जाए और वो जो मेरे मोल्स है वो और किसी चीज़ में टूट जाए, मॉलिक्यूल्स जो है। फिर आ जाते हैं कंसंट्रेशन पे, अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, कंसंट्रेशन बढ़ाने से तो मेरा जो है रिएक्शन का इक्विलिब्रियम ही डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर मैं कैटलिस्ट डाल दूं तो क्या होगा, मेरे पास मुझे जल्दी प्रोडक्ट मिल जाएगी और कोई वो इस तरीके का नुकसान भी नहीं करेगी। फिर आ जाते हैं 44 MCQs पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द बफर सॉल्यूशन, ऐसा कौन सा है जो बफर सॉल्यूशन के लिए यूज नहीं होता इसमें से। फिर हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ यूज फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर, अच्छा कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर्स के लिए यूज होता है,
बफर सॉल्यूशन जो है हमसे यहाँ पर बोला हुआ था कि बफर सॉल्यूशन जो है क्यों हम यूज नहीं करते। यूज फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर, तो हम बफर सॉल्यूशन पीएच मीटर की कैलिब्रेशन के यूज करते हैं लैब्स वगैरह में। ये बहुत जरूरी होता है कैलिब्रेशन करना पीएच मीटर्स वगैरह की, ताकि हमारे पास रीडिंग सही आए। फिर आ जाते हैं बी ऑप्शन पे, मेंटेन द पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड बफर सॉल्यूशन जो है ह्यूमन ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए भी यूज होता है। फिर आ जाते हैं हम लोग सी ऑप्शन पे, यूज फॉर टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। ये जो है हम लोगों के पास बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज होता है। डी ऑप्शन है हमारा, प्रिडिक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस। बफर सॉल्यूशन हमें कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस की प्रिडिक्शन नहीं देता, ये जो है इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर जो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है डी है। फिर आ जाते हैं 45 एमसीक्यूज पे। 45 एमसीक्यूज है, बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन बोथ कंपोनेंट्स है। बफर की कैपेसिटी कब जो है मैक्सिमम हो जाती है हमारे पास, जब हमारे पास बोथ कंपोनेंट है। जब दोनों कंपोनेंट्स के पास हमारी हाई कंसंट्रेशन होगी, तब जब दोनों कंपोनेंट्स के पास हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी तो कैसे रिएक्शन पॉसिबल होगा। या लो कंसंट्रेशन पर भी, जो दोनों की लो कंसंट्रेशन अगर मैं रख दूं, वीक एसिड रख दूं, वीक बेस रख दूं, तब भी मेरे पास जो है बफर कैपेसिटी मैक्सिमम नहीं आएगी। इक्वल कंसंट्रेशन ले लूं, इक्वल कंसंट्रेशन पर भी नहीं आएगी। हाई और इक्वल कंसंट्रेशन, अगर मैं हाई और इक्वल कंसंट्रेशन लूंगी तो मेरे पास बफर कैपेसिटी मैक्सिमम आ सकती है। फिर है, इफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी इज लार्ज द सॉल्ट वाटर इज। मुझसे बोल रहे हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है मेरे पास बड़ा आ रहा है, द सॉल्ट इन वाटर इज, द सॉल्ट इन वाटर इज। तो मुझे ऑप्शन दिया हुआ है मोर सॉल्युबल, जो है वाटर में जो है वो सॉल्ट क्या होगा, मोर सॉल्युबल होगा, या फिर जो है लेस सॉल्युबल होगा, मॉडरेटली सॉल्युबल होगा, या नो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जो है जब हमारे पास वाटर के अंदर सॉल्ट ज्यादा सॉल्युबल होता है ना, तब मेरे पास क्या आती है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू बड़ी आती है। फिर आ जाते हैं 47 एमसीक्यूज पे, द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिपेंड ओनली ऑन। बोल रहे हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो डिपेंड सिर्फ किस पे करती है, टेम्परेचर पे करती है, सॉल्वेंट पे करती है, प्रेशर पे करती है, या कैटलिस्ट पे करती है। तो यहाँ पर जो है मुझे पता है कि जो है जब वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी की प्रोडक्ट की हमारे पास किस पे डिपेंड करती है, वो हमारे पास करती है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट पे नहीं करती। एक टेम्परेचर हम सॉल्युबिलिटी केएसपी के लिए हम एक टेम्परेचर लेते हैं और उसी पर रखते हैं, तो जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है उस पर ही डिपेंड करती है, सॉल्वेंट, प्रेशर, कैटलिस्ट वगैरह पे नहीं करती। फिर आ जाते हैं 48 एमसीक्यूज पे, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर मैं एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन लूं और मैं उसमें टेम्परेचर को क्या कर दूं, डिक्रीज कर दूं, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरे पास क्या होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहे हैं मेरे पास सेम रहेगा, रिएक्शन मूव बैकवर्ड, रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ चला जाएगा, या सम टाइम डिक्रीज और इंक्रीज, किसी टाइम बढ़ेगा, किसी टाइम इंक्रीज, किसी टाइम घटेगा, किसी टाइम बढ़ेगा। फिर आ जाते हैं डिक्रीजेस, या तो सिर्फ डिक्रीज होगा, और ई है इंक्रीज। मुझे बोल रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मैं अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दूंगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा मेरा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर आ जाते हैं एट इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम का मुझे बताना है रिवर्सिबल रिएक्शन का कब होगा। तो यहाँ पर मेरे पास कितना ऑप्शन है, ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेरा, द रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन इज, तो यहाँ पर हम लोगों को बोल रहे हैं कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है हमारे पास इंक्रीज हो जाए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से, या द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से, या जो है हमारे पास द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाए इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन पे, या द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। रिवर्स इक्विलिब्रियम हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में जब अचीव होता है जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कांस्टेंट हो जाती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम हो जाते हैं। यहाँ हम लोग के पास ऑप्शन था द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, पर यहाँ पर जो है ये नहीं बताया हुआ था कि कांस्टेंट, यहाँ पर हमें कांस्टेंट होने का नहीं बताया था, लेकिन जब कांस्टेंट होती है रिवर्सिबल रिएक्शन में तभी हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव होता है। फिर आ जाते हैं 50 एमसीक्यूज पे, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी प्रिडिक्ट वेदर। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है केएसपी को प्रिडिक्ट करती है कब, जब उसमें डिफ्यूजन होती है, सॉल्युबिलिटी होती है, या फिर प्रेसिपिटेशन अकर हो जाती है, या बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है।
तो हम लोगों को जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हम लोगों को यही पूछना है कि क्या प्रिडिक्ट करती है, तो हम लोगों को प्रिडिक्ट करती है सॉल्युबिलिटी उसका बताती है। फिर आ जाते हैं 51 एमसीक्यूज पे, द प्रेसिपिटेशन अकर इफ द आयोनिक कंसंट्रेशन इज। बोल रहे प्रेसिपिटेशन अकर कब होते हैं हमारे पास, जब आयोनिक कंसंट्रेशन की केएसपी की क्या हो जाती है, लेस देन केएसपी हो जाती है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम हो जाती है, केएसपी से बढ़ जाती है, या फिर जो है केएसपी के बराबर आ जाती है, या फिर प्रेजेंट या कोई भी अमाउंट ले लें। तो जब प्रेसिपिटेशन आती है तो केएसपी की वैल्यू से बढ़ जाती है, तभी हमारे पास जो है प्रेसिपिटेशन आती है। और प्रेसिपिटेशन जो है आयोनिक कंसंट्रेशन और केएसपी भी आयोनिक कंसंट्रेशन ही देते हैं, तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है मोर देन केएसपी था। फिर आ जाते हैं 52 एमसीक्यूज पे, वाई रिएक्शन इज रिवर्सिबल। कब क्यों जो है हमारा रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होता है। रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिव, रिएक्टेंट जो है रिएक्टिव होते हैं तब होता है, या रिएक्टेंट जो है हमारे पास बी ऑप्शन है हमारे पास, रिएक्टेंट आर स्टेबल, रिएक्टेंट हमारे स्टेबल होते हैं जब होता है, या प्रोडक्ट्स आर रिएक्टिव या प्रोडक्ट्स आर स्टेबल। तो यहाँ पर जो है हम लोग का रिएक्टेंट के स्टेबल होने पर क्या होता है, रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होता है। फिर आ जाते हैं हम 53 एमसीक्यूज पे। 53 एमसीक्यूज है हम लोग का, एसिटिक एसिड इज वीक एसिड देन सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ विच द फॉलोइंग रीजन। क्यों जो है हम लोग का एसिटिक एसिड वीक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड थे, क्या उसका रीजन हो सकता है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोगों को ए ऑप्शन जो दिया हुआ है हम लोगों को दिया हुआ है, इट डिकम्पोज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये जब टूटता है जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है। फिर हम लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है, इट हैज COH ग्रुप, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है एसिटिक एसिड के पास, इसलिए इट हैज लेस डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, इट हैज मोर इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमसे पूछा था कि एसिटिक एसिड वीक एसिड क्यों है, क्योंकि पहली वजह तो यही है इसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अच्छा, फिर जो है हम लोग के पास डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन वो हमारे पास एसिड्स में होती है, और जो है एसिड्स का हमसे जो है, और ये हमारा एसिटिक एसिड एक वीक एसिड इसलिए भी है क्योंकि इसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और इसके लेस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी। फिर आ जाते हैं द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, ये हम लोग के पास बहुत दफा आया हुआ है एमसीक्यूज, तो 7.35 टू 7.45। फिर है हमारे पास एमसीक्यूज, विच टर्म्स डिस्क्राइब अ सॉल्यूशन इन विच डिसॉल्व सॉल्यूट इज इन इक्विलिब्रियम विद अनडिसॉल्व सॉल्यूट। बोल रहे हैं ऐसी कौन सी टर्म है जो डिस्क्राइब कर रही है सॉल्यूशन को, विच इज डिसॉल्व सॉल्यूट इज इन इक्विलिब्रियम, डिसॉल्व सॉल्यूट जो इक्विलिब्रियम पर है विद अनडिसॉल्व सॉल्यूट्स के साथ। तो हम लोगों के पास जो है ऑप्शन है डाइल्यूट, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड। बोल रहे थे कि सॉल्यूशन सॉल्यूट जो है मेरा इक्विलिब्रियम पे डिसॉल्व है, अनडिसॉल्व सॉल्यूट, अब जो अनडिसॉल्व सॉल्यूट तो मेरे पास कौन सा सॉल्यूशन है, वो है मेरे पास सैचुरेटेड। फिर आ जाते हैं 56 एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट इज द अल्टीमेट फेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। क्यों जो है हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन उसका अल्टीमेट फेट क्या है, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कंप्लीट कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट, या कंप्लीट कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट आई स्टेट व्हेन देयर इज नो नेट कंसंट्रेशन चेंज। कब हमारे पास जो है रिवर्सिबल रिएक्शन आता है, तो हम लोग के पास जो है जब आता है जब इधर कोई नेट कंसंट्रेशन चेंज नहीं आ रहा हो, तब जो है रिएक्शन रिवर्सिबल चला जाता है। अगर कंप्लीट एजम्पशन ऑफ, अगर रिएक्टेंट हमारे पास कंज्यूम हो जाएगा पूरा ही, तो हम लोग के पास तो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा। और अगर मैं देखूं पहला ऑप्शन तो कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, अब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो वो रिवर्सिबल क्यों जाएगा। फिर आ जाते हैं, और हाँ जब जा सकता है रिवर्सिबल पर, जब उसकी कंडीशंस पूरी ना हो, ये टेम्परेचर प्रेशर या फिर जो है कोई ऐसा हो उसके अंदर से बच जाए, और अगर वो ही नहीं बचे हमारे पास, मोल्स ही नहीं बचे, तो कैसे जाएगा। फिर आ जाते हैं सी पर, कंप्लीट कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट, या तो कंजप्शन हो जाए पूरी प्रोडक्ट की, तो ये भी नहीं है, तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है इसकी वजह बता दी ये क्यों है। फिर आ जाते हैं 57 एमसीक्यूज पे, इन रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन प्रोडक्ट इज रिमूव। रिवर्सिबल रिएक्शन में जब प्रोडक्ट को रिमूव किया जाता है, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द, इक्विलिब्रियम किस साइड पे आ जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन में जब मैं प्रोडक्ट को रिमूव कर लिया मैंने, इक्विलिब्रियम शिफ्ट, इक्विलिब्रियम मेरा किस तरफ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम जो है मेरा प्रोडक्ट साइड पे चला जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट रिमूव हुई है। फिर आ जाते हैं हम लोग के पास यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी पूछी हुई है हाइड्रोजन की, तो ये हमें बॉन्ड एनर्जीज वगैरह जो है हमें याद करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है बॉन्ड एनर्जी हमारे पास होती है 436 किलो जूल पर मोल।
फिर आ जाते हैं वन कैन एस्टिमेट द डायरेक्शन इन विच इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम। जो हमारे पास शिफ्ट होता है वो किसकी हेल्प से होता है, कौन हमें बताता है डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में जाएगा बैकवर्ड में जाएगा, कौन सा लॉज है कौन सी प्रिंसिपल्स है ऐसे। तो हम लोगों के पास जो है वो है हमारे ली चैटलर्स प्रिंसिपल। फिर आ जाते हैं when one of the following reaction has the same value of Kc and Kp। ऐसा कौन सा रिएक्शन है हमारे पास जिसमें Kc और Kp की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो हमारे पास जो है PCl5 और PCl3 वाला जो रिएक्शन है इसमें हमारे पास Kc और Kp की वैल्यू सेम होगी। फिर आ जाते हैं 61 एमसीक्यूज पे, वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया थ्रू हैबरबॉश प्रोसेस। पहले हम लोगों को मैक्सिमम यील्ड का पूछा हुआ था कब मिलेगी, अब हम लोगों से बोला हुआ है कि कब जो है हमारे पास जो है हमारे पास मैक्सिमम यील्ड पर क्या कंडीशन आएगी, क्या कंडीशन हमें देनी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या डिक्रीजिंग प्रेशर या डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो हमने पहले ही इसको डिस्कस किया था, तो हमें पता है कि जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो हम मैक्सिमम यील्ड को ले सकते हैं। फिर आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पर हमारे पास कब आते हैं, तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम पर जब आते हैं जब उसका जो है पहला ऑप्शन तो हमें दिया हुआ द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन बैकवर्ड रिएक्शन। जब क्या बोल रहे हैं क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है बढ़ जाए बैकवर्ड रिएक्शन से। बी ऑप्शन हमें दिया हुआ है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेसर देन बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कम हो जाए बैकवर्ड रिएक्शन से, ये तब आ सकता है। या फिर जो है द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाए, मतलब जितनी रिएक्टेंट में प्रोडक्ट गई थी प्रोडक्ट में रिएक्टेंट रिवर्सिबल हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास जो है रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। ये हमारा राइट ऑप्शन है। डी ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं, ये क्यों नहीं। द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर, अगर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है बढ़ गया है देन फॉरवर्ड रिएक्शन से, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं। फिर आ जाता है 63 एमसीक्यूज है हमारे पास, हम लोग को यही दिया हुआ है एंड हैबर-बॉश प्रोसेस का दिया हुआ है और मुझसे बोल रहे हैं कि जो है इसमें कौन सी बात ट्रू नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इंक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया की सिंथेसिस में कौन सी बात जो है हैबर-बॉश प्रोसेस में ऐसी नहीं है। लो टेम्परेचर तो हम देते हैं और हाई प्रेशर भी देते हैं, ये बात हमें पता है। और हम लोग को मैक्सिमम यील्ड के लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ NH2। NH2 को क्या करते रहते हैं, मुसलसल रिमूव करते रहते हैं, तो हमारे पास जो मैक्सिमम यील्ड आती है। तो ये बात तो हैबर-बॉश प्रोसेस के लिए है। फिर है हमारे पास डी ऑप्शन, तो वो है हमारे पास कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ NH3। जब मैंने हैबर-बॉश प्रोसेस के अगर हमने पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और अभी हमने इतने एमसीक्यूज डिस्कस किए तो उसमें हमने कहीं भी जो है NH3 को बार बार मुसलसल ऐड नहीं किया। हाँ, हमने ये जरूर किया कि NH2 को रिमूव करते गए, मैक्सिमम यील्ड के लिए प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे रखा ताकि कोई और प्रोडक्ट ना बने ऐसी। फिर आ जाते हैं हम लोग 64 एमसीक्यूज पे, हमारा विच इज नॉट ट्रू अबाउट ली चैटलियर प्रिंसिपल। ऐसे कौन सा है जिसके बाद जो है हमारे ली चैटलियर प्रिंसिपल ने वो बात नहीं बोली। तो हमारे पास जो है चार ऑप्शन है। अलाउ टू प्रिडिक्ट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। ये क्या करता है, चेंज कंसंट्रेशन सिस्टम के इक्विलिब्रियम पर चेंज लाने कंसंट्रेशन के जरिए। तो यहाँ पर जो है चेंज इन कंसंट्रेशन हमें नहीं बताता और ना प्रिडिक्ट करता है कि कब कंसंट्रेशन चेंज आएगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें इसके बारे में ये बात ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू पूछा हुआ है हमसे। तो अलाउ टू प्रिडिक्ट द चेंज इन रिएक्शन रेट ऑन सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, हमसे बोल रहे हैं ये बात जो है ट्रू है कि ये क्या करता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑन सिस्टम एट इक्विलिब्रियम का ये हमें बताता है, तो ये बात तो गलत नहीं है। फिर आ जाते हैं, फिर हमसे बोला हुआ था अलाउ टू प्रिडिक्ट द चेंज इन रिएक्शन रेट ऑन सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर ये हमें क्या बता, तो ये यही काम करता है, ये काम नहीं करता ली चैटलियर प्रिंसिपल के चेंज इन रिएक्शन। अच्छा, उसके जो है रिएक्शन रेट के जो है इक्विलिब्रियम पे बोले कि चेंज होना चाहिए रिएक्शन रेट, तो यहाँ पर जो है ये काम हमारे पास नहीं होता, तो बी ऑप्शन हमारा राइट है। फिर सी ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन हमारे पास क्यों नहीं होते, क्योंकि ये ली चैटलर प्रिंसिपल में हो रहा था, प्रेशर चेंज हो रहा होता है और इक्विलिब्रियम में चेंज आ रहा होता है, और रेट ऑफ रिएक्शन का जो हम लोगों से ये बोला था सिस्टमेटिक इक्विलिब्रियम पर, तो ये नहीं होता, तो ये नॉट ट्रू अबाउट है। फिर आ जाते हैं हम लोग के पास जो है 65 MCQs है फॉर अ गैसेस फेज रिएक्शंस व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल। जब नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, Kp और Kc बराबर हो जाता है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो डी ऑप्शन हमारा इसमें राइट है। फिर आ जाते हैं हम लोग
अपने 66 एमसीक्यूज पे द हाई प्रेशर ऑफ 200 एटीएम इन हैबरबॉश प्रोसेस इज यूज्ड फॉर बेटर यील्ड के, ये भी एमसीक्यूज पहले भी आ चुका है, ये 2023 में रिपीट हुआ है। फिर आ जाते हैं 67 एमसीक्यूज पे, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेंड अर्लियर, कौन से फैक्टर लगाकर इक्विलिब्रियम के हम लोग जो है प्रोडक्ट को जल्दी अटेन कर सकते हैं, तो वो है हम लोग कैटलिस्ट को बढ़ा के क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट जल्दी अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग के पास चैप्टर 6 पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को इसी तरह के पास्ट पेपर के सॉल्यूशंस या गेस्ट पेपर्स या टारगेट पेपर्स चाहिए तो आप सर के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं।